Myself, Mrs. Anita Malu from NCMS School, Java। हाँ, तो बच्चों, हमने अभी तक आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका फुलवारी का पाठ 1, 2, 3, 4 पढ़े थे। आज हम पाठ व्याकरण का पढ़ेंगे। व्याकरण माला का फाइंडर पाथ का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पाठ का भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, तो हम पहले भाषा के बारे में समझेंगे। तो भाषा, मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने मन के भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरे उसके विचारों को समझे, उसके लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। विचारों का यह आदान प्रदान वह विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है मनुष्य। माने हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा भी किया जाता है। तो वैसे भाषा के मुख्य 3 भेद हैं। वैसे भाषा के 3 भेद हैं। कौन से? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पर हम यह पाठ में भाषा के 2 रूप पढ़ेंगे, लिखित व मौखिक। पर यहाँ पर संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से माने आपने यहाँ देख रहे हो चित्र में गार्ड खड़ा है, पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं और वह मतलब बता रहा है कि रुक जाओ, फिर इधर वाले को बोले कि जाओ। तो ये इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा हो रहा है। कई बार कहते हैं, मुंह से नहीं बोलता है, चुप करने के लिए ऐसे मुंह पे उंगली लगाते हैं, तो ये संकेत की भाषा हुई। और बोलकर, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा नेता वगैरह भाषण देते हैं, तो यह मुंह से बोलकर करते हैं और सुनते हैं, तो वह हमारी मौखिक भाषा हो गई। जैसे वाद विवाद है, मोबाइल पे बात करना, रेडियो को सुनना, टीवी पर देखना और सुनना, ये सब हमारा मौखिक में आएगा। लिखित भाषा का रूप, लिखित भाषा का रूप में पत्र लिखना। किसी को हम पत्र लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, संदेश पहुंचाने के लिए जो लिख कर पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, कक्षा में शिक्षक भाषा का बारे में पढ़ा रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। तो यहाँ पर लिखकर माने जो हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और जो बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। अब ये आ गया आपका, अपन ने अभी आगे समझा था कि भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप है। वैसे 3 है, पर हम यहाँ इस पाठ में 2 रूप को पढ़ेंगे। एक तो मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। अब यहाँ पर चित्र में दिख रहा है आपको बच्चों कि ये क्या हो रहा है? मीटिंग हो रही है। मीटिंग में बातचीत हो रही है। बातचीत के जरिए अपने विचारों को सब लोग प्रकट करते हैं और उसके द्वारा ये हम भाषा का रूप, मौखिक रूप बताते, मतलब मुंह से बोला जा रहा है और उसको बातचीत के जरिए एक दूसरे को अपने विचारों को मतलब प्रकट कर रहे हैं। तो विचारों और भावों को प्रकट करता है। जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरे उसको सुनकर, माने भावों को, दूसरों के भावों को और विचारों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। माने एक व्यक्ति बोलता है और उसको दूसरा व्यक्ति सुनता है और उसको समझता है, उसके भावों को, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस मतलब अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। सुनना, ये सब सुनना, बोलना और सुनना के उसमें आता है।
लिखने में नहीं आता है, इसलिए ये मौखिक है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, मोबाइल पर बात करना, रेडियो पर सुनना, दूरदर्शन पर देखना और सुनना, तो ये सब क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ऐसे ही इससे मौखिक भाषा में कई बार आपने कई मंच पर नेता वगैरह या अपना भाषण देते हैं, कई बार कई स्कूलों में वगैरह में वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जाती है, तो उसमें भी मतलब बोलकर ही अपने विचार प्रकट करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों। तो यह मौखिक भाषा का रूप है। मौखिक भाषा का मतलब हम अपने विचारों को बोलते हैं और सामने वाला उसको सुनता है। इस प्रकार हम अपने विचारों को और भावों को प्रकट करते हैं। अब भाषा का दूसरा रूप है लिखित। यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, बच्चे बैठे हैं कंप्यूटर के सामने और वह अपना वर्क उसके द्वारा लिखकर मतलब कर रहे हैं। तो लिखित भाषा जब मनुष्य लिखकर या अपने विचारों को और भावों को प्रकट करता है और पढ़कर दूसरे के विचारों को भावों को समझता है, तो उसे लिखित भाषा का। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है जब कक्षा में आप नोट्स बनाते हो, टीचर आपका बोर्ड पर लिखती है, तो उसके बाद आप उसको उतारते हो, उसके बाद उसको आप समझ के उसका आंसर भी लिखते हो, कई बार टेस्ट देते हैं, तो उसको शिक्षक आपका वो पढ़ती है और सुनती है और आपके विचारों को समझती है, तो वह भाषा का लिखित रूप है। इसके अंतर्गत लिखना पढ़ना दोनों आता है, क्योंकि आप लिखते हो और टीचर उसको पढ़कर उसको समझते हैं कि आप क्या भाव अपने प्रकट करना चाह रहे हैं। तो ये इसमें लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्र लिखते हैं, मैसेज संदेशा पहुंचाते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। विशेष रूप से मतलब एक विशेष भाषा का मूल रूप से मौखिक ही होती है, परंतु मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि भाषा नहीं होती है। प्रत्येक जो भी ध्वनि होती है कुछ अलग भी होती है, उसमें कुछ शब्द जैसे अभी हम ही बोल रहे हैं तो कुछ उसमें एक ही भाषा का नहीं हो रहा है, उसमें मिक्स हो जाता है, कई दूसरी भाषा भी आ जाती है। इसी प्रकार मतलब वो ध्वनि भाषा नहीं होती है, अपनी खुद की ध्वनि रहती है। केवल इस सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा के अंतर्गत आती है। अब बोली से आप क्या समझोगे कि हम जिस जगह पर रहते हैं उस प्रकार से उस बोली बोलते हैं। जैसे कि मालवा का लोग मालवी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार किसी भाषा के विस्तार क्षेत्र के विशाल होने के कारण उसके स्थानीय रूप का जन्म होता है। उस भाषा के इस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। स्थानीय माने जिस जगह पर रहता है व्यक्ति, उस जगह की भाषा बोलता है, स्थान की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गुजरात में रहने वाला गुजराती बोलेगा, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी बोलेगा। फिर इधर ये आपको दिया गया, जैसे हरियाणा में रहने वाले हरियाणवी बोलेगा, गढ़वाल में रहने वाले गढ़वाली बोलेंगे, कुमाऊं में कुमाऊनी और हिमाचल में हिमाचली आदि भाषा बोलते हैं। तो बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है, इसे प्रायः लिखा नहीं जाता है। मतलब उसकी लिपि नहीं होती है, कोई भी चिन्ह नहीं होते, पर वो सिर्फ हम बोलचाल की भाषा में ही बोलते हैं इनको। और अब हम देखेंगे मातृभाषा। हमारी मातृभाषा माने हम घर में माता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, बचपन से हम माता को सुनते आते हैं, वही भाषा हम बोलते हैं घर में। कई बार आपने देखा होगा कि हम स्कूल वगैरह में कहीं जाते हैं तो हिंदी भाषा बिल्कुल प्योर बोलते हैं, पर घर में हमारे घर में अगर मालवी चलती है, गुजराती चलती है, मराठी चलती है, तो हम अंग्रेजी चलती है, तो हम वहाँ पर कौन सी भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, कौन सी मातृभाषा रहती है? जो हमारी माता पिता द्वारा घर परिवार में बोली जाती है वो भाषा हम बोलते हैं। तो जो भाषा बालक अपने परिवार से, अपने माता पिता के द्वारा सीखता है,
उस भाषा को मातृ। प्रादेशिक भाषा, जैसे कि प्रादेशिक भाषा माने जिस प्रदेश में, जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई भाषाएं बोली जाती है। मालवी है, हिंदी है, गुजराती है और मराठी है, क्योंकि प्रदेश में अलग अलग रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। वैसे हर प्रदेश की एक मुख्य भाषा रहती है। जैसे गुजरात में गुजराती रहती है, महाराष्ट्र में मराठी रहती है। इस प्रकार हर प्रदेश की अलग अलग बोली रहती है, भाषा रहती है, वो बोली जाती है। जैसे बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, अथवा बांग्ला बंगाल की क्या हुई, प्रादेशिक भाषा हुई। गुजराती गुजरात की क्या हुई, प्रादेशिक भाषा हुई। मालवा की मालवी भाषा प्रादेशिक भाषा हुई। राष्ट्रभाषा हमारी, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है और समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो भाषा सभी जगह प्रचलित है और सभी जगह उसको समझा जाता है, मतलब सामने वाला बोले तो समझ सकता है, भले वो अपनी भाषा बोले, पर अगर दूसरा व्यक्ति, उसके सामने वाला दूसरा व्यक्ति जो भाषा है बोलता है तो वो उसको समझता है, तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो मैक्सिमम लोग जिस भाषा को समझते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वो भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो बच्चों, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, आपको पता है ना, हिंदी है ना। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी भारत के कोने कोने में बोली जाती है, सभी जगह इस भाषा का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा आती, ये विदेशी भाषाओं के बारे में है। तो विदेशी भाषा हमारे भारत देश में भी बोली जाती है और कुछ लोग उसको समझते भी है, और हमारे भारत के लोग कुछ विदेश में जाते हैं तो वो भाषा भी बोलते हैं, और विदेश से लोग आते हैं हमारे भारत में तो ये भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। तो कुछ भाषाएं अपने देश की सीमा को तोड़कर दूर देशों तक फैल जाती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा विदेश में भी कुछ लोग समझते हैं, वो भले अपनी विदेशी भाषा बोले पर हमारी भाषा को भी समझते हैं। कुछ लोग नहीं भी समझते, हम भी उनकी भाषा को समझते हैं, तो कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं किसे कहते हैं, जो हमारे देश की भाषा न होकर दूसरे देश की भाषा हो रहती है और उसको दूसरे देश तक भी वह बोली जाती है, उससे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी ब्रिटेन के बाहर भी विश्व में बोली जाती है, हमारे यहाँ भी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वो हालांकि है कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। चीनी, तो चीनी भाषा भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में आएगी। ऐसे हर जगह की बोली अलग रहती है, अतः एक अंतर्राष्ट्रीय ये भाषा है। अब हम लिपि को अक्षरों की बनावट माने। आपने अभी अपन ने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का पाठ 4 आँख में पढ़ा था कि उसमें ब्रेल लिपि किसने खोजी थी, ग्रेहम बेल ने। वो किसके लिए थी, अंधे लोगों के लिए, कि जो देख नहीं सकते, जो उसको देखकर पढ़ नहीं सकते, तो फिर वो पढ़ तो सकते ही नहीं क्योंकि आँख से अंधे हैं, देख नहीं सकते, इसलिए उनके लिए एक विशेष प्रकार की भाषा बनाई थी, लिपि बनाई गई थी। भाषा नहीं, लिपि बनाई गई थी, तो वो लिपि ब्रेल लिपि कहलाई। तो उसको टच करके वो लोग समझ जाते थे कि ये क्या लिखा है, और वो लिखना हो तो भी उसको टच करके, मतलब वो वैसा अपने भाव प्रकट करते थे, तो वह लिपि कहलाती। तो मतलब इसके कुछ निश्चित चिन्ह रहते हैं। जैसे गुजराती में लिखने के लिए क को लिखने के लिए अलग प्रकार से लिखाएगा, हिंदी में अलग प्रकार से लिखाएगा, इंग्लिश में अलग प्रकार से लिखाएगा, उर्दू में अलग प्रकार से लिखाएगा। इस प्रकार सबकी अपनी अपनी लिपि लेती है। जैसे कि अंग्रेजी में लिखना है तो रोमन लिपि का यूज़ करेंगे, बांग्ला में लिखना है तो बांग्ला लिपि का यूज़ करेंगे, और उर्दू में लिखना है तो फारसी लिपि की अपन यूज़ करेंगे। इसी प्रकार सभी की अपनी अपनी लिपि रहती है। प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं।
ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाती है। मैंने आपको बताया, बनावट माने चिन्ह। खुद भी अगर हम जैसे कि राइट का चिन्ह लगाया माने सही, बोला नहीं, पर उसके लिए चिन्ह क्या था? राइट, है ना। तो उस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? भाषा की लिपि का मतलब वो चिन्ह है, भाषा की चिन्ह है। तो वह चिन्ह भाषा की लिपि के बारे में। विश्व की भिन्न भिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। माने हमारे विश्व में, हमारे दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। इनकी अलग अलग लिपि रहती है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ दी गई है आपको। हिंदी, संस्कृत और मराठी, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसके चिन्ह एक जैसे रहते हैं। पंजाबी की भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। तो उसके चिन्ह गुरुमुखी की तरह रहते हैं। चीनी में चित्रलिपि, और अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी में कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? लिखने में रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। उर्दू में फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और जैसे पाकिस्तान वगैरह में फारसी लिपि का यूज़ करते हैं। और बांग्लादेश में बांग्ला भाषा का लिपि का यूज़ करते हैं। बांग्ला भाषा में बांग्ला लिपि का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारे लिपि। आप लिपि के बारे में समझ गए ना? यह मतलब कि कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उसे भाषा की लिपि कहते हैं। भाषा के निश्चित चिन्ह को भाषा की लिपि कहते हैं। अब हमने पाठ क्या था? भाषा। फिर आपका पाठ 1 में क्या था? भाषा और लिपि और व्याकरण। तो हमने भाषा और लिपि के बारे में पढ़ लिया। अब व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण हमारे हिंदी में मतलब किसी भी विषय के, मतलब हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो तो व्याकरण। व्याकरण अगर हमने सही तरीके से समझा और व्याकरण के शुद्ध रूप को समझा तो हमारा कहीं भी गलत नहीं जाता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। जब हम भाषा को शुद्ध रूप उसका जानना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ का शुद्ध ज्ञान के लिए हमको, जैसे हिंदी को अच्छा शुद्ध लिखना है तो कौन सा हमको जानना पड़ेगा? किससे हम जानेंगे कि ये शुद्ध है? व्याकरण। हमारी अगर अशुद्धि होगी तो कौन शुद्ध करेगा? व्याकरण की मदद से हम शुद्ध कर सकते हैं। तो व्याकरण शब्द धन माने शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ शब्दों के शुद्ध रूपों का विवेचन करना। विवेचन करना माने उसको विस्तृत करना, उसको समझना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, किसान खेत में खेती कर रही है। मेरे पिताजी बहुत रूपवान थी। मेरी पिताजी बहुत रूपवान है, तो माने मेरे पिताजी बहुत रूपवान है। ये अशुद्ध वाक्य कौन सा था? मेरी पिताजी बहुत रूपवान। उसमें अशुद्धि क्या थी? मेरी नहीं आएगा, मेरे पिताजी आएगा। जैसे किसान खेत में खेती कर रही है, तो उसमें क्या अशुद्ध है? कर रही नहीं, कर रहे हैं, कर रहा है। क्या आएगा? शुद्ध करने के लिए हमको उसमें क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सबका माने ध्यान रखना पड़ता है। और उन सब को समझने के लिए हमको व्याकरण की मदद से समझा जाता है। और व्याकरण में इसीलिए अलग अलग उसको अलग अलग तरीके से संज्ञा के द्वारा, क्रिया के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया विशेषण के द्वारा उसको समझाया, सर्वनाम के द्वारा समझाया जाता है और बताया जाता है। जैसे हमने उदाहरण में समझा, तो उसमें कुछ क्रिया गलत थी, क्रिया अशुद्ध थी, तो कहीं सर्वनाम अशुद्ध था, इस प्रकार से। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के अशुद्ध रूप को शुद्ध बनाने में और
उसके भाषा संबंधी नियमों को समझने के लिए जो शास्त्र का उपयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। एक ऐसा शास्त्र जो हमारे अशुद्ध रूप को शुद्ध करता हो उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम व्याकरण के 3 विभाग हैं। व्याकरण के कितने विभाग हैं? 3 विभागों के द्वारा व्याकरण को शुद्ध कर सकते। सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार माने अक्षर। जैसे कि आपने प्री प्राथमिक कक्षा में पढ़ा होगा कि आपने वर्ण क, ख, ग ये हमारे वर्ण हैं। तो इसमें इस वर्णों को माने समझना कि ये क्या है क, ये क्या है न, ये क्या है च, ये क्या है ट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको व्याकरण शुद्ध करने के लिए वर्ण को समझना बहुत जरूरी रहता है। तो इसमें वर्णों को, फिर उनके भेद क्या है उसको समझना, फिर उसको उच्चारण, ट को ठ नहीं बोलेंगे, ट ही बोलेंगे, क, च, स, च ऐसा नहीं। जो स है तो श जो भी है उसका उच्चारण सही होना चाहिए और उनके लिखने की विधि आदि भी पर भी विचार किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि प्री प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को हम जब वर्णमाला सिखाते हैं तो क को ल बनाते हैं, च को ज बना देते हैं, तो वह सही नहीं बनाते। ट को उल्टा ठ बना देंगे या तो उल्टा बना देंगे। तो ये सब उसके लिए हमको उसके लिखने की विधि पर ध्यान देना पड़ेगा और उनको शुद्ध वर्ण बताना पड़ेगा कि सही क्या है वर्ण, और उसके बनावट कैसे की जाती है यह सिखाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हमको वर्ण विचार समझना जरूरी रहता है। उसके बाद हम शब्द विचार माने जैसे कि हम अलग अलग वर्ण ले लेंगे, क लिया, फिर म लिया और ल लिया, तो उससे हम शब्द बनाते हैं। तो इनको मिलाकर एक शब्द बनाओ, क म ल। फिर एक और शब्द बन सकता है, अपन ने 3 अक्षर लिए थे क म ल, तो फिर वो उसी को क ल म ऐसे अलग अलग प्रकार से इस शब्द को बनाए जाते हैं। उनके भेदों को, उनकी व्युत्पत्ति को और उनके मेलों को एवं रूपांतरों को आदि पर विचार किया जाता है। उनको अलग अलग मतलब शब्दों को लेकर बनाया जाता है। जैसे अपन ने लिया प, फिर लिया क और न, तो प न क ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो हम उसको सही बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको प ल क ल लेंगे, प क ल, तो पकल नहीं होगा, प ल क, तो यह उसका शुद्ध शब्द हो गया है ना। अब वाक्य विचार इसमें वाक्यों को, उनके भेदों को, उनकी रचना को, वाक्यों के उपविभागों को, परस्पर संबंध एवं वाक्य विग्रह आदि पर विचार किया जाता है। जैसे कि अपन ने शब्द लिया मेरा घर यह है, तो मेरा घर यह है नहीं, मेरा यह घर मेरा है, तो यह सही हुआ। इसी प्रकार जैसे कि कुछ व्याकरण संबंधित रहते हैं वाक्य में गलतियाँ, जैसे मैंने अभी बताया किसान खेती कर रही है, तो उसमें रही क्रिया अशुद्ध है, क्या आएगा, किसान खेती कर रहा है, रही है क्रिया है, रहा है भी क्रिया है, पर किसान के लिए क्या, तो उसके साथ किसका उपयोग हुआ, क्योंकि किसान पुल्लिंग है तो हम रहा आएगा, और रही स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो हम यहाँ पर उसके वाक्य का विग्रह करते समय भी यह हमको विचार करना रहता है कि क्या सही है, वाक्य सही है, वाक्य का ये सब के बारे में हमको आगे के लेसन में पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। अभी हम सिर्फ व्याकरण के विभाग कितने थे और उसमें क्या जरूरी है वो उसके बारे में समझा है। पाठ आपका 2 है वर्ण विचार, पाठ 3 है शब्द विचार और पाठ 4 है आपका वाक्य विचार।
तो इनको समझने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, व्याकरण का प्रयोग करेंगे। और इन सबको आगे लेसन आए हैं उसमें हम ये सब समझेंगे। यहाँ पर आज हमने भाषा, लिपि और क्या पढ़ा था, व्याकरण। तो हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं, हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, 3 है वैसे, पर मुख्य कितने रूप है, 2 है। भाषा के 3 रूप कौन कौन से, सांकेतिक भाषा जिसको इशारों के द्वारा, जैसे हम कहते चुप, तो ये इशारों के द्वारा हो गई। उसके बाद हमारा भाषा का कौन सा रूप आएगा, मौखिक रूप। तो मौखिक में हम बोलकर सामने वालों को हमारे विचारों को समझता है, तो वो हमारी मौखिक भाषा है। जैसे कि भाषण देना, तो वो मौखिक हुई। लिखित भाषा कौन सी होगी, जो हम लिख कर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर समझता है, वह हमारी लिखित भाषा है। जैसे उसका उदाहरण मैंने आपको दिया, कक्षा में शिक्षक आपका टेस्ट लेते हैं, तो वह फिर उसको पढ़ता है और उसको चेक करके आपको बताता है। तो यह हमारे भाषा का लिखित रूप हो गया। और लिपि, जो हमने लिपि के बारे में पढ़ा, जो अक्षरों की बनावट, वर्णों की बनावट, जो उसके कुछ निश्चित चिन्ह रहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। और तीसरा व्याकरण। व्याकरण हमारे भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बिना हमारा मतलब शुद्ध रूप हमको नहीं पता चलता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था, किसान खेती कर रही है, तो यह अशुद्ध है। किसान खेती कर रहा है, तो उसके लिए हमको व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने व्याकरणों के बारे में पढ़ा। और व्याकरण के 3 विभाग, जो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, को हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। जो आपका पार्ट 2 है ये वर्ण विचार है, पार्ट 3 है वो आपका शब्द विचार है, और पार्ट 4 जो है वो वाक्य विचार है बच्चों। तो हम आगे पढ़ेंगे। और आपको पीडीएफ के द्वारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प, प्रश्नोत्तर, सही गलत और रिक्त स्थान, और वाक्य को अशुद्ध रूप को शुद्ध करके लिखना है। यह आपको पीडीएफ के द्वारा समझना है। और आशा करती हूँ कि आप एक बार इसको पढ़कर फिर आप अपनी नोट्स बनाना, और बाकी आपका होमवर्क आगे का पार्ट 1, 2, 3, 4 फुलवारी का भी आपने लिख लिया होगा। ठीक बच्चा, थैंक यू।